हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जब हम उलझ कर रह जाते हैं, जब हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा होता है, जब हम ना हाँ कह पाते हैं और ना ही नहीं, जब हम चुन नहीं पाते सही और गलत, जब गलत सही लगने लगता है और सही गलत। हम इन स्थितियों के कई नाम देते हैं, जैसे दिल और दिमाग की लड़ाई या विचार और भावनाओं की लड़ाई, और इसे ही तो हम द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व में जीवन नहीं है, जीवन तो अस्पष्टता में है, क्लैरिटी में है। लेकिन ये स्पष्टता, ये क्लैरिटी है कहाँ? हम जीवन में देखते हैं कि जहाँ हमने प्रेम किया बदले में हमें नफ़रत मिली, विश्वास के बदले धोखे मिले। जहाँ जहाँ हमने फूल बोए कांटों के सिवा हमें कुछ मिला नहीं। शायद अब हमें यह सीख जाना चाहिए था कि अब हमें वहाँ फूल नहीं बोने हैं जहाँ से हमें कांटे ही कांटे मिल रहे हैं। अब हमें फिर वहाँ यकीन नहीं करना जिसने हमारे यकीन को कई बार कई टुकड़ों में तोड़ा। अब तो हमें यह समझ ही जाना चाहिए था कि अब हमें प्रेम के लिए उस दरवाजे पर नहीं गिड़गिड़ाना जहाँ से कई बार हम ठुकराए गए। मुझे पता है हर कोई समझता है, इतना विचार तो हर कोई करता है। मन हर बार रोकता है हर उस इंसान को उस जगह जाने से जहाँ से उसे तकलीफ़ मिले, दर्द मिले, आंसू मिले। लेकिन जब बात प्रेम की आती है ना, तो वहाँ सारे गणित फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक धन एक बराबर एक होता है, दो नहीं। वहाँ कुछ पाने के लिए नहीं दिया जाता किसी को कुछ, जहाँ तो बस दिया जाता है। लेकिन हमें प्रेम के इस गणित का कुछ पता नहीं है। हम प्रेम को भी संसार के गणित से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर वहीं से शुरू होता है दुख, और फिर वहीं से प्रेम को रोग कहा जाने लगता है। फिर वहीं से प्लेटो जैसा दार्शनिक कहता है, लव इज ए साइकोलॉजिकल डिसीज़। प्रेम एक मानसिक रोग है। हर वह व्यक्ति जो संसार के गणित से प्रेम के गणित को समझने की कोशिश करता है, वह एक तथाकथित कवि बन जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर वही लोग कवि, शायर, गीतकार बनते हैं जो प्रेम में धोखा खाए हुए लोग होते हैं। उनके कवि बनने की वजह उन्हें प्रेम का ना मिलना होता है जीवन में। गौर कीजिएगा, प्रेम का ना मिलना, और प्रेम के शब्दकोश में पाना शब्द है ही नहीं, वहाँ तो बस देना है। और फिर यही कवि आगे चलकर कुछ इस प्रकार की चीज़ें लिखते हैं। एक ये दुख कि तुम लौट आए नहीं, एक ये दुख कि हमने पुकारा नहीं, ये हृदय कह रहा था चलो उस तरफ, और मन कह रहा था दोबारा नहीं। यह एक दुविधा की स्थिति का वर्णन है, उलझन की स्थिति का वर्णन है। ये पंक्तियाँ दर्शा रही हैं कि कवि मन की भी सुन रहा है और हृदय की भी सुन रहा है, और तभी तो वह बता पा रहा है कि मन क्या कह रहा है और हृदय क्या कह रहा है। और इसीलिए तो वह दुखी है, क्योंकि वह मन की भी सुन रहा है और मान रहा है, और हृदय की भी सुन रहा है और मान रहा है। और इसीलिए कवि को कोई किनारा नहीं मिल रहा है, वह मझधार में ही फंसा है। दिल और दिमाग की लड़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आपके ही दोनों हाथ एक दूसरे से लड़ रहे हों, और ऐसे में ना तो कोई जीतता है और ना तो कोई हारता है। जब लड़ाई खुद से हो तो वहाँ ना तो कोई हार होती है और ना ही जीत। संघर्ष बना रहता है, और यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा दुख है। विचार और भावनाओं की लड़ाई को सुलझाने का बस एक ही तरीका है। तुम जब विचारों की सुनना तो पूरी सुनना, और अगर भावनाओं की सुनना तो पूरी सुनना। किसी एक की सुनना और पूरी सुनना, आधी अधूरी मत सुनना। हम थोड़ी थोड़ी दोनों की सुनते हैं, इसीलिए ये लड़ाई समाप्त नहीं होती है। तुम बस किसी एक के पक्ष में पूरी तरह से हो जाना, फिर वह शक्तिशाली हो जाएगा। तुम जिसके भी पक्ष में पूरी तरह से हुए, वह जीत जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी से अपने शब्दों में कहते हैं, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाए असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं यह पथ बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी भी किसी एक किनारे को पकड़ने की बात कर रहे हैं, किसी एक रास्ते को पकड़ने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम पूर्ण रूप से उसी पर चलो, उसी पर विश्वास करो। लेकिन यहाँ पर विवेकानंद एक समस्या खड़ी कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है जब दिल और दिमाग की किसी बात पर लड़ाई हो तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए। इससे तो हमें यही समझ आता है कि विचारों का कोई महत्व नहीं है, हमें हमेशा अपनी भावनाओं को ही अहमियत देनी चाहिए, और हम विवेकानंद की इस बात को मानकर विचारों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। पर विवेकानंद की बात का यह अर्थ नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। उनकी इस बात को इमैनुअल कांट अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं।
इमैनुअल कांट कहते हैं, एक्सपीरियंस विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड, बट थ्योरी विदाउट एक्सपीरियंस इज मेयर इंटेलेक्चुअल प्ले। सिद्धांत के बिना अनुभव अंधा होता है, लेकिन अनुभव के बिना सिद्धांत मात्र एक बौद्धिक खेल है। कांट का कहना है, आपका वह अनुभव जिससे आप कुछ सीख नहीं पाए, जिसके विषय में आपको कुछ ज्ञान नहीं हुआ, वह अनुभव अंधा है, किसी काम का नहीं। जैसे आप किसी से प्रेम कर रहे थे, आप किसी पर दिल से विश्वास कर रहे थे, लेकिन वह आपको छल रहा था। आपको बहुत बार ठोकरें भी लगी, लेकिन आप समझ नहीं पाए, तो इस प्रकार के विश्वास को अंधविश्वास कहते हैं। बार बार धोखे मिलने के बावजूद भी अगर आपका अनुभव आप में समझ विकसित नहीं कर सकता, तो वह किसी काम का नहीं है। कांट फिर कहते हैं, अनुभव के बिना सिद्धांत सिर्फ एक बौद्धिक खेल है, यानी आपको अनुभव ना होने के बावजूद आप किसी विषय के संबंध में बड़ी बड़ी बातें करें, यह भी उचित नहीं है। इसे भी हम ज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। यह ओढ़ा गया ज्ञान है, अंदर से उत्पन्न हुआ ज्ञान नहीं है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बिना शहद खाए उसके स्वाद के विषय में बात करे। कांट का कहना है कि आपका अनुभव यदि आप में एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, तभी वह ज्ञान है। यदि आप में इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप खुद को कभी धोखा नहीं दे पाएंगे। और इंटरेस्ट की बात यह है कि इसके बाद आप हमेशा दिल की ही सुनेंगे। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखने वाला इंसान विवेकानंद की ही बात को मानेगा, क्योंकि वह जानता है कि विचार झूठ बोल सकते हैं पर भावनाएं नहीं। आप बाहर से दिखा सकते हैं कि आप खुशी हैं या फिर दुखी, लेकिन आप अंदर से वही महसूस कर रहे होते हैं जैसा कि आप वास्तव में महसूस कर रहे होते हैं। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जब आप पूरे के पूरे असली हो जाते हैं, जब आपके विचार आपके अनुभव होते हैं, जब विचार और अनुभव एक हो जाते हैं, जब आप बाहर से वही होते हैं जो कि आप अंदर से होते हैं। फिर दिमाग नहीं बोलता है, फिर आप वह नहीं बोलते जो कि आपका मन चाहता है, फिर आप वह नहीं करते जो कि आपका मन चाहता है, फिर आप वह बोलते व करते हैं जो कि आप चाहते हैं। फिर आप द्वंद्व के बाहर हो जाते हैं, आपका जीवन स्पष्ट हो जाता है, और उसी दिन से जीवन के आनंद की यात्रा शुरू होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज इतना ही। राधे राधे, नमस्कार।